नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार गिरी। कुमारस्वामी के विश्वास मत के पक्ष में पड़े 99 वोट, विपक्ष में 105 वोट। 2 निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल तक के लिए टली सुनवाई। आम बजट को संसद की मंजूरी। राज्यसभा ने वित्त और विनियोग विधेयक को चर्चा करके लौटाया। लोकसभा से 18 जुलाई को हुआ था पारित। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी विधेयक महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में किया पेश। लोकसभा से मोटर व्हीकल संशोधन विधेयक पारित। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, नई प्रौद्योगिकी और नवाचार के इस्तेमाल से परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मिलेगी मदद। सड़क हादसों में आएगी कमी। विधेयक में मोटर यान कानून 1988 के प्रावधानों को और कड़ा करने का प्रावधान। कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा सही नहीं। संसद के दोनों सदनों में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को लेकर विपक्ष की चिंताओं से सरकार को कराया अवगत। देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मसले पर सभी से की एक मत होने की अपील। और बोरिस जॉनसन होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव में बोरिस जॉनसन ने जेरेमी हंट को दी मात। टेरेसा मे ने ब्रेक्जिट को लेकर यूरोपीय संघ के साथ समझौते को संसद से पास न कराने की वजह से दिया था इस्तीफा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है कर्नाटक से। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिर गई है। अब से थोड़ी देर पहले कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर लंबी बहस खत्म हुई, जिसके बाद विश्वास मत पर वोटिंग हुई। सीएम कुमारस्वामी के भाषण के बाद विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग हुई। सभी विधायकों की गिनती हुई। सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 99 और खिलाफ में 105 वोट पड़ गए। यानी कि इस तरह से कुमारस्वामी के विपक्ष में 105 वोट पड़ गए और बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। आपको बता दें कि विश्वास मत के खिलाफ जो वोटों की गिनती हुई उसमें पक्ष में सिर्फ 99 वोट पड़े और कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाए। इस तरह कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार गिर गई। पिछले 4 दिनों से लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। बहुमत साबित करने को कुमारस्वामी को वक्त दिया जा रहा था स्पीकर की ओर से। कई जो टाइमलाइन है उसे उन्होंने डेडलाइन जो है उन्होंने क्रॉस किया। उसके बाद स्पीकर ने कहा था आज शाम के लिए, और थोड़ी देर पहले जो विश्वास मत पर वोट पड़े उसमें 105 उनके विपक्ष में यानी सरकार के खिलाफ और सिर्फ 99 उनके पक्ष में पड़े, जिससे कि बहुमत साबित नहीं कर पाए एचडी कुमारस्वामी। और इस बीच 2 निर्दलीय विधायकों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी टल गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कर्नाटक में जो लगातार राजनीतिक संकट बना हुआ था उसे अब समाप्त माना जाए, क्योंकि फ्लो टेस्ट के बाद विश्वास मत हार गए हैं एचडी कुमारस्वामी और बहुमत साबित नहीं करने की स्थिति में सरकार उनकी गिर गई है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार लगातार दिक्कतों में थी। बहुमत साबित करने को ये कहा जा रहा था कि अल्पमत में है सरकार। विश्वास मत
को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, फ्लोर टेस्ट नहीं हो पा रहा था और आज स्पीकर ने कहा कि शाम को आपको विश्वास मत की जो पूरी प्रक्रिया है वो करानी होगी और जैसे ही वोट पड़े नतीजे सामने आ गए हैं। विश्वास मत में एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ 105 वोट पड़े हैं और पक्ष में यानी उनके समर्थन में सिर्फ 99 मत पड़े। तो कॉन्फिडेंस वोट हार चुके हैं एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक का भविष्य अब बदलने को तैयार। कांग्रेस जेडीएस की सरकार जो लगातार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी अब वो हार गई है। एक लंबे जिसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल ड्रामा के बाद आज इसमें फैसला आ चुका है। विश्वास मत के खिलाफ 105 वोट पड़ गए हैं और 99 वोट पड़े हैं उनके पक्ष में। इस बीच रिएक्शंस भी सामने आए। येदियुरप्पा ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। आपको याद होगा किस तरह की तस्वीरें कर्नाटक विधानसभा से आ रही थी जब येदियुरप्पा ने कहा था कि बीजेपी के विधायक विधानसभा से हिलेंगे नहीं, रात में भी यहीं पर वक्त बिताएंगे, पूरी रात यही बिताएंगे जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता। और वैसी असमंजस की स्थिति में बीच में शनिवार और इतवार और लगातार इसे लंबा खींचा गया। स्पीकर ने कई बार डेडलाइन दिए लेकिन चर्चा जारी रही विधानसभा के अंदर विश्वास मत पर और आखिरकार इधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया था। आज स्पीकर ने कहा कि आज आपको वोट करना ही होगा। फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत आप साबित कीजिए कि सरकार के पास मत पूरी तरह से है या नहीं, यानी बहुमत है या नहीं। लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए कुमारस्वामी। जो नतीजे आए हैं वोटिंग के बाद वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि विश्वास मत में जो वोटिंग हुई है उसके मुताबिक उनके खिलाफ 105 वोट पड़े हैं और समर्थन में यानी उनके पक्ष में सिर्फ 99 वोट पड़े हैं। और इस अहम खबर के साथ आइए रुख कर लेते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। राज्यसभा में आज वित्त विधेयक 2019 के साथ ही विनियोग विधेयक पर भी चर्चा हुई। चर्चा पूरी होने के बाद इसे लोकसभा को लौटाने की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। लोकसभा से वित्त विधेयक को 18 जुलाई को ही मंजूरी मिल गई थी और इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों से बजट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो गई है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने देश के समग्र विकास के लिए सभी जिलों को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही परियोजनाएं तैयार की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट समाज के सभी वर्गों का बजट है और नए भारत के निर्माण में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे समाज में समानता लाने में मदद मिलेगी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर को जायज ठहराया। This government had reduced the price of petrol by 3.5 rupees a litre. The reduction was also done by us. So if you are now highlighting the concern, rightly so, about any increase because the cess is being laid, please recall when it was necessary we brought the price down too. But if it is not possible now, because every cess that is collected, particularly through the diesel and petrol, is only going for infrastructure construction. So we are not unmindful of the implication it has on farmers, but that is where I think we have also come up with supporting the farmer with income in his hand, 6,000 rupees to his account, and a whole lot of other steps which are being taken. और इससे पहले कई दलों के सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। शुरुआत बीजेपी सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने की। बीजेडी के सांसद प्रशांत नंदा ने ओडिशा के पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय बनाने से जुड़े सरकार के प्रस्ताव में शामिल करने की आग्रह किया और वहीं बीजेपी के अनिल जैन ने कहा कि सरकार ने काला धन रखने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए इससे जुड़े कानून को सख्त बनाया है। वहीं जेडीयू की कहकशां परवीन ने आम बजट को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बताया। Only 1875 GPs in the state have brick and mortar bank branches. The goal of digital payment would not be realized
unless banking system is extended to the rural areas. Commercial banks are also not delivering adequate Thank you. credit. महिलाओं पे आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जो किया गया है इनके तरफ से कि जो हमारी जनधन खाता में जो महिलाएं हैं और उन्हें 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट देने की जो बात है ये भी बहुत अच्छी बात है। इससे आधी आबादी को ताकत मिलेगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। We doesn't have any integrated agriculture policy for the country as on today. After so many years of independence, still we are searching some policy making for the agriculture. I request because people given the government a landslide victory in the last elections, definitely they should think of the agriculture because more than 65% of the population directly, indirectly, they are dependent on the agriculture only. ज्यादा से ज्यादा डिजिटल फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो। डिजिटल फॉर्म का ट्रांजैक्शन देश में पारदर्शिता लाता है और आर्थिक लेस कैश इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ता है तो देश का सुधार होता है, आर्थिक सुधार होते हैं। इसलिए वित्त मंत्री जी ने जो 2% टीडीएस लगाने का प्रावधान किया है ये देश को डिजिटल इकोनॉमी बनाने में मददगार होगा। With regard to the loan, of course, the government is extending the loan to the farmers every year, but that is not the right way, according to me. The farmers must be educated, and they must be made to understand their duties also. और वही कश्मीर पर मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में आज बयान दिया। राज्यसभा में दिए बयान में विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से कभी ऐसी कोई अपील नहीं की गई। Yesterday evening, after the House had adjourned, we heard remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. I would also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Sir, let me conclude by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope, in the view of my very specific and categorical responses, that there is no confusion in the mind of anybody on this. Thank you. एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और भारत पाकिस्तान मिलकर ही इसका समाधान करेंगे। संक्षिप्त बयान में विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि वो सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से कभी ऐसी कोई अपील नहीं की गई। कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए भारत सरकार के रुख को भी विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने पूर्व के रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि हम शिमला लाहौर समझौते के आधार पर ही आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कश्मीर मुद्दे का हल द्विपक्षीय ही हो सकता है और हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकालेंगे। विदेश मंत्री ने अपने बयान में ये भी कहा कि सीमा पार आतंकवाद के खत्म होने के बाद ही दोनों देशों के बीच वार्ता हो सकती है। विदेश मंत्री के बयान से पहले शून्यकाल में कांग्रेस के आनंद शर्मा और सीपीआई के डी राजा ने ये मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले पर बयान की मांग की। Whether it was the Simla Accord, later Lahore was a declaration, but between the two prime ministers, when the Simla Accord was reached, that this is a bilateral issue of Jammu and Kashmir, and India will not accept any third-party mediation. I have to submit through you, sir, to the government. Since it is the President of America
informing the Pakistan PM about Indian Prime Minister saying it, Parliament is in session. I submit to you that the Prime Minister must respect Parliament and come to the House and clarify this matter. I think the denial given by the official of the External Affairs Minister is not enough. Prime Minister should come and tell Parliament and tell the nation. सभापति एम वेंकैया नायडू ने कश्मीर पर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को लेकर विपक्षी दलों की चिंता की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया। सभापति ने सभी दलों से देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मसले पर एकमत होने की अपील की। सभापति के पहल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में इस मामले पर बयान दिया। This is a national issue. This is a sensitive. Please. Your reader is them. Your reader is the country's unity, integrity, national interest is involved. So we should be seen in speaking in one voice, because the international community also should know. चीन के युवा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। उपसभापति ने चीन के सांसदों का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश दुनिया की बड़ी ताकत हैं और प्राचीन काल से दोनों के बीच गहरे संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और अन्य महत्वपूर्ण दौरों का हवाला देते हुए उपसभापति ने लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने को लेकर भारत चीन संसदीय मैत्री समूह की 16वीं लोकसभा के दौरान बना शिष्टमंडल के नेता क्यू चिंगसाई ने आभार जताया। वहीं लोकसभा में आज मोटर यान संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। विधेयक पर जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नई प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रयोग से परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों में कमी आएगी। विधेयक के जरिए मोटरयान कानून 1988 के प्रावधानों को और कड़ा करने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ज़्यादा जुर्माना, थर्ड पार्टी प्रीमियम को ज़रूरी बनाना, रोड सेफ्टी पर विशेष ध्यान समेत कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया है। विधेयक में हिट एंड रन मामले में मौत के मामले में मुआवजा 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपया करने का प्रावधान है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मौजूदा 2,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये जुर्माना करने का प्रस्ताव है। आप होटल में भी जाएंगे तो वेटर भी होगा तो वो ग्रेजुएट होता है। वैसे साक्षरता का प्रसार इतना बड़ा हुआ है कि मेजॉरिटी लोग जो है वो काफ़ी भाषाओं को समझते हैं, चर्चा करते हैं। ये प्रॉब्लम ये आया कि जो लोग अभी 55 साल के हैं, 50 साल के हैं, जो पुराने हैं, उनका हेवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए जब गए तो ये हरियाणा और पंजाब में ये प्रॉब्लम। सर मैं थोड़ा सा आपको इसमें डिफर होता हूँ। मेरा सुझाव ये है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो है जहाँ हम ड्राइविंग को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको मिनिमम पढ़ने के बारे में, क्योंकि कोई ना कोई 4, 5, 7 कहीं ना कहीं कक्षा तक पढ़ा है, तो उसको हम लोग ये पूरा ट्रेनिंग देने का व्यवस्था करेंगे। और इसके बाद में अगर ये कंडीशन डाल देंगे ना, मेरी अड़चन नहीं, आपका बाय द थ्योरी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, पर गरीब आदमी के विरोध में है जो 50 साल पहले बेचारा स्कूल में नहीं गया था। देखो, आपको मैं उदाहरण देना ठीक नहीं है, जो मैट्रिक नहीं हुए वो अच्छे अच्छे चीफ मिनिस्टर हुए हैं, अच्छे अच्छे मंत्री हुए हैं। इसलिए थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से वो न पढ़ते हुए बहुत सी बातें स्वीकार करते हैं। एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस आदमी को सिखाता है। मेरा प्रॉब्लम कहाँ आया कि जब ये 55 साल के लोग हैं जिन्होंने 8वीं पास नहीं किया था पर ड्राइविंग बढ़िया कर रहे थे, नियम देख रहे, सब कुछ कर रहे थे, उनका रोजगार जब छीना जा रहा था, ये जब मेरे सामने लाया गया तब मैंने उनके हितों के लिए निर्णय किया है। पर आपकी प्रिंसिपली बात सही है कि मिनिमम 8वीं तक समझना चाहिए, बिल्कुल सही है। पर जो बेचारे देश के लाखों गरीब लोग हैं जो 40 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, उन बेचारे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होगा तो उनके रोजगार का क्या होगा, इससे विचार किया है। पर मैं आपकी बात को सबको यह विश्वास देना चाहता हूं कि हम जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उस ड्राइवर को स्पेशल मैनर, एटिकेट्स
बाकी काम कैसे करना, पढ़ना कैसे बोर्ड, इसका ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेंगे और परीक्षा लेते समय इन सब बातों का टेस्टिंग भी होगा। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। हाँ, सम्माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को प्रार्थना करता हूं कि ये प्रस्ताव करता हूं कि ये जो विधेयक आज मैंने रखा है आपके अनुमति से, इसको सदन पारित करने की कृपा करें। सर्वसम्मति से पारित करें। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की संसद के लाइब्रेरी बिल्डिंग में आज बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य मंत्री और सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी प्रस्तुति दी गई, जिसमें पानी की कमी को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा सभी सदस्यों ने उनके क्षेत्रों में, खासकर आकांक्षी जिलों में जल संचय से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। आज के हमारा साप्ताहिक बैठक में श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का जल शक्ति मंत्रालय में और जल शक्ति में जो काम हो रहा है उसके बारे में सभी एमपीज को अवगत करवाया है और एक अच्छे प्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया है। उसके ध्यान में रखते हुए जल संचयन हमारे डिस्ट्रिक्ट में इन ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ ईच एमपी हाउ वाटर कंजर्वेशन कैन बी डन and how every drop of water should be utilized and how every house, we should see that how every house is reached with safe tap drinking water. इसके बारे में the role of MPs and how to achieve it and in how other countries this is being done, that has been very well explained today within the constraint of time. ये सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक प्रेजेंटेशन दिया है। गुजरात के जूनागढ़ महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। बीजेपी ने 60 में से कुल 51 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जीत पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग हमेशा विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 42,000 से ज्यादा घर खरीदारों के हक में फैसला सुनाते हुए मंगलवार को आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए एनबीसीसी को ये निर्देश दिया है कि वो आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करे। कोर्ट ने अपने आदेश में प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली द्वारा फंड में की गई गड़बड़ी की जांच करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया है कि वो आम्रपाली ग्रुप के अधिकारियों और निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट रिसीवर भी नियुक्त कर दिया है और कहा है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट्स के सभी अधिकार अब उनके पास होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है एज जो वेंकटरमन है एज रिसीवर। सारी जो प्रॉपर्टी है, सारी लीजें आम्रपाली की सुप्रीम कोर्ट ने आज कैंसिल कर दी है। अर्थात आम्रपाली के हाथ में आज जो उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके पास न कोई ज़मीन है, न होम बायर्स के जो फ्लैट्स और बचे हुए हैं उन पर उनका कोई अधिकार है। अर्थात आम्रपाली और उनके डायरेक्टर को टोटल कोर्ट ने आउट कर दिया है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के राजनीतिक सफर पर लिखी किताब पर चर्चा हुई। अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी नाम के इस किताब को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिर्बन गांगुली और पत्रकार शिवानंद द्विवेदी ने मिलकर लिखा है।
किताब में अमित शाह के शुरुआती राजनीतिक जीवन से लेकर उनके चुनावी और राजनीतिक सफर का जिक्र है। साथ ही अमित शाह के चुनावी और संगठनात्मक कौशल की चर्चा भी है। इस दौरान विवेकानंद फाउंडेशन के प्रमुख अरविंद गुप्ता के अलावा प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश भी मौजूद थे। ये किताब अप्रैल के महीने में रिलीज हो चुकी है। Did not agree. It was not acceptable to him that we write a book on him. But in the various conversations that we have had with him, finally when he accepted, we explained to him that the idea is to document the journey of the BJP, the performance of a party which has a full majority government in power. We want to document what has happened in the last 5 years. And since you are leading the party, naturally your narrative is weaved into it. So I think at that point of time he agreed because he strongly feels about documentation. He has a tremendous sense of research. I mean, his address to young parliamentarians, first-time parliamentarians, he kept harping on the need for research and documentation. मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ गई है। इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने आज प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने इसे ट्वीट भी किया है। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जेरेमी हंट को पराजित किया। माना जा रहा है कि बोरिस जॉनसन बुधवार को प्रधानमंत्री पद संभाल सकते हैं। बोरिस जॉनसन पूर्व विदेश मंत्री और लंदन के पूर्व मेयर रहे हैं। वो थेरेसा मे की जगह लेंगे, जिन्होंने ब्रेक्जिट मुद्दे पर ब्रिटिश संसद में सफलता नहीं मिलने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।